मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और आज के विषय का प्रवर्तन करने का अनुग्रह करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, स्वतंत्रता संग्राम का मूल्य, उसके 75 वर्ष और हम यही विषय चोपड़ा। आदरणीय मुझसे बड़े और मित्रों, आज़ादी और हम और उसके मूल्य, एक लगातार घटने वाली घटनाएं, हम कैसे बन रहे थे, हम कैसे मांझे जा रहे थे उस समय। पिछले दिनों एक अखबार में श्रृंखला लिखने के लिए कि मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, बहुत कुछ फिर से दोहराने को मिला और लगा कि उस 1947 में हमारे देश में न जाने क्या क्या हो रहा था, कैसे हमारी जनता, हमारे लोग किस तरीके से उन चीज़ों को झेल रहे थे और लड़ रहे थे। हमारे जो उस समय देश के वायसराय वोवेल, इतिहासकार हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, लेकिन उनके आगे कुछ हम अपना जो मैंने पढ़ा, वोवेल का जाना तय हो रहा था और लंदन में क्लीमेंट की सरकार, एटली की सरकार आ चुकी थी और ये तय हो चुका था कि लेबर गवर्नमेंट हमें आज़ादी दे देगी। लेकिन 1946 के नवंबर दिसंबर की घटनाएं देखें, जब ये तय होने लगा कि हिंदुस्तान को बांटा जाएगा और हिंदुस्तान का बंटवारा जो होगा वो धार्मिक आधार पर, हम सांप्रदायिक आधार पर करेंगे। खिलाफत तो खूब थी, महात्मा गांधी भी कह रहे थे कि हमारी लाश पर होगा बंटवारा, लेकिन धीरे धीरे जैसी परिस्थितियां बनती चली गई और अंग्रेजों का जो रवैया था, जो नियति थी, उससे ये तय होता चला जा रहा था कि हमारा देश बंट कर रहेगा। और जब क्लीमेंट एटली वोवेल को हटाकर और फरवरी में माउंटबेटन को बुलाता है, माउंटबेटन उस समय जो राजा जॉर्ज सष्टम है उसके रिश्तेदार हैं, उनको बुलाकर कहता है कि तुम वायसराय बनने जा रहे हो और तुम्हें उस देश को आज़ाद करना है। और फिर उसे ये भी समझा देता है कि तुम्हारी योजना में क्या क्या होना चाहिए। जॉर्ज सष्टम से मुलाकात करता है माउंटबेटन आने से पहले भारत, तो जॉर्ज सष्टम रुआंसे हैं और कहते हैं कि तुम तो उस देश में जा भी रहे हो जिस देश का मैं राजा हूँ और वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरा राजा होना यहीं तक सीमित रह जाएगा, मैं उस देश में कभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुम उस देश को आज़ाद करने जा रहे हो। माउंटबेटन आता है, उसे दिख रहा है कि हिंदुस्तान को बांटना है, वह एक योजना बनाता है, डिकी बर्ड योजना के नाम से लेकर आता है। लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उस समय के जो नेता हैं वो भी स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हिंदू संगठनों के नेता हो और चाहे कांग्रेस के नेता हो, किसी को वो योजना समझ में नहीं आती। लेकिन फिर वो एक योजना दे देता है, उस योजना को वो पहले क्लीमेंट एटली को भेज देता है और नेहरू को जब देता है तो पंडित नेहरू कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और उस योजना के लागू होने की सूचना के साथ ही आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में मारकाट मचती है, खासतौर से पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल। हमें नहीं भूलना चाहिए उन आज़ादी के दिनों को, उन आज़ादी की तैयारियों के दिनों में जब सबको मिलकर जश्न मनाना था, तब पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया गया। वो लाहौर की गलियां, वो अमृतसर, किस तरीके से मकान जलाए जा रहे थे और किस तरीके से ढाका और किस तरीके से, और अचानक आप देखिए कि ये सारी चीजें, इसके लिए भारतवासी मन से तैयार थे या नहीं थे। एक्शन फोर्सेस बनाई गई थी, डायरेक्ट एक्शन फोर्सेस, और वो एक न भरने वाला घाव
हिंदुस्तानियों को दिया जा रहा था। लेकिन हिंदुस्तानी भी बड़े मजबूत थे, वे इन सब घावों को सहकर भी आजादी लेने के लिए तैयार बैठे हुए थे। आप सोचिए ना कि जिस आदमी ने इस पूरे हिंदुस्तान के बंटवारे को किया, जब वो दिल्ली छोड़ रहा था 7 अगस्त 1947 को उसने दिल्ली छोड़ा, तो पालम हवाई अड्डे पर जब वो सीढ़ियां चढ़ा टकोटा विमान का और ऊपर पलट कर देखा तो उसे छोड़ने के लिए कोई नहीं आया था। वहां भी कराची में उसे रिसीव बहुत जश्न के साथ नहीं किया गया। वह पाकिस्तान की घोषणा भी नहीं कर पाया कि आज आजाद हो गया। उसका भी श्रेय दिया गया वहां के लाहौर रेडियो को, जो कि लाहौर रेडियो 13-14 की रात में बजता है और कहता है ये लाहौर रेडियो है, कुछ समय बाद हम अगला ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। और फिर 10 मिनट तक म्यूजिक बजती है और कहता है कि कबूल सुबह आज़ादी, हम आज़ाद पाकिस्तान रेडियो से बोल रहे हैं। और यही आधिकारिक घोषणा थी। लेकिन यहां आप देखिए ना, जब यहां पर सारा वो छोड़ दीजिए कि संविधान सभा में क्या हुआ, हमारी आज़ादी को कैसे नेहरू ने भाषण दिया और कैसे क्या हुआ, लेकिन जब 15 अगस्त की शाम को झंडा लहराया जाना था प्रिंसेस पार्क में और वहां 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। और बहुत सुंदर एक किताब में लिखा गया कि 5 लाख लोगों में बहुत सी ऐसी माताएं थी जो अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर आई थी, और इतनी भीड़ हो गई थी कि हवा नहीं आ रही थी। और जब हवा नहीं आ रही थी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी बच्चों को, तो वो हवा में उछाल कर फिर से लोक रही थी उन बच्चों को। तो माउंटबेटन की 17 साल की लड़की नेहरू से कहती है, ओ यहां तो बच्चों की बरसात हो रही है। और उसे क्या पता था कि ये वो औरतें हैं जो आज़ादी का जश्न मनाने थे। कुंभ के बाद ऐसी भीड़ कहीं नहीं देखी गई। लोग सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को काट मार कर हम उनकी जश्न की ताकत को छीन लेंगे, काट मार कर हम उनकी ताकत को, उन्नति की ताकत के रास्ते को बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी ये हमारे मूल्य ही थे, ये हमारी भीतरी ताकत ही थी जो हमें उस आज़ादी को जश्न मनाने को कह रही। और जगह जगह गीत गाए जा रहे थे। जब मैं उन चीज़ों को पलट रहा था तो मुझे इतने शानदार गीत मिल रहे थे, इतने शानदार गीत, और शायद उन गीतों को आज दोहराना बड़ा ज़रूरी है कि वो दूर हटो दूर हटो दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, या फिर कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। ये आज़ादी के तराने थे। और जब नारा लगना शुरू हुआ, मैंने तो किताब में पढ़ा तो अद्भुत कि नारा लगना शुरू हुआ तो कहें पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित माउंटबेटन जिंदाबाद। ये किसी अंग्रेज को पंडित कहकर सम्मानित कर देना ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, ये हमारे मूल्य थे, ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें बचा कर लाई हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में किसी ने कहा कि ज़रूरत क्या है, हम क्यों दोहराएं, हम अपने इतिहास को दोहराते हैं। हमारी भी पुश्तें लाहौर से आई थी, और अगर हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे कि कैसे लोग यहाँ पर आए, कैसे जद्दोजहद की, कैसे इलाहाबाद में एक कॉलोनी बस गई और कैसे लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, इन चीज़ों को, इन जद्दोजहद को भूलना नहीं है, पीछे आ रही पीढ़ियों को बांटना है। और यही महोत्सव की भीतरी उद्देश्य कहा जाए, और यही है। जाहिर है कि हम सब हिंदी साहित्य सम्मेलन में अगर आज़ादी का इस अमृत महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहली ताकत, जब कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैलाया जाता है, तो सबसे पहला वार उसकी भाषा और संस्कृति पर किया जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के कर्णधारों, चाहे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, उन्होंने ये समझ लिया था कि हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को मजबूत करेंगे, तभी हम इन अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे, इनकी अंग्रेजियत से लड़ पाएंगे।
गणेश शंकर विद्यार्थी की जब हत्या हुई सांप्रदायिक दंगे में कानपुर में 1931-32 का वो समय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे वहाँ पर एक कमेटी के सदस्य बना करके देखें कि आखिर उस हत्या के कारण क्या। राजर्षि ने वहाँ पर जो भाषण दिया, वो खड़े होकर शव का दहन होने जा रहा था, अंग्रेजों ने रोक लगा रखी थी कि कोई वहाँ पहुँचने न पाए, फिर भी वहाँ पर सैकड़ों लोग पहुँच गए थे। और जो राजर्षि टंडन ने जिस तरीके से भाषण दिया और जिस तरीके से बताया कि विद्यार्थी जी ने हमारी भाषा और पत्रकारिता और हमारी संस्कृति के लिए क्या काम किया है और ऐसे व्यक्ति का सांप्रदायिक एकता के लिए मर जाना हमें क्या सिखाता है, अद्भुत वह भाषण है। लिखा है जिन्होंने उसको ट्रांसक्राइब किया, उसके नीचे लिखा है कि इस भाषण के दौरान लोग रोते रहे। ये है हमारी भाषा और उसकी शक्ति जो लोगों को भीतर तक दहलाती है। जाहिर है कि हम बहुत ऐसे स्थान पर बैठकर मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ आयोजनकर्ताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को, प्रबंध मंत्री महोदय को, एक्सीड के संयोजकों को कि इस ऐतिहासिक संग्रहालय में इतिहास की गवाह देती इन तस्वीरों के बीच, इन किताबों के बीच हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।